हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, इसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी आपके साथ कि आज हम मिडिल टर्म का डिस्कशन करेंगे। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का वैल्यू क्या होगा या कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, इसकी जानकारी हमें लेनी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं, चाहे वह x प्लस वाई टू द पावर n हो या x माइनस वाई टू द पावर n हो, तो उसके एक्सपेंशन में n प्लस वन टर्म एग्जिस्ट करता है। तो हमको एक्चुअली अगर मिडिल टर्म निकालना है तो सबसे पहले क्या पता करना होगा कि मिडिल टर्म किस नंबर पर आएगा। मिडिल टर्म का नंबर क्या होगा, 5वां टर्म मिडिल टर्म होगा या फिर 10वां टर्म मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म का कैलकुलेशन हमने पीछे स्टैटिस्टिक्स में भी किया था, ठीक है। लेकिन वहां और यहां में अंतर क्या है कि वहां सिंपली टर्म्स हमको दिया रहता था, जैसे 5 टर्म दिया है, 10 टर्म दिया है, तो वहां हम कैलकुलेट करते थे कि मिडिल टर्म क्या है। यहां पर हमें क्या दिया होगा, यहां पर किसी बाइनोमियल का पावर हमारे पास होगा। x प्लस वाई टू द पावर n है तो n का कुछ वैल्यू हमारे पास होगा। तो यहां जो हम मिडिल टर्म कैलकुलेट करेंगे इस बाइनोमियल के पावर से रिलेट करके कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि अगर स्टैटिस्टिक्स में हम मिडिल टर्म फाइंड करते थे तो वहां क्या होता था, और अगर यहां मिडिल टर्म फाइंड करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे अगर हमारे पास कुछ टर्म्स दिया है, जैसे t1, t2, T3, T4, T5, ठीक है, 5 टर्म दिया हुआ है। तो अगर यहां आप मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए कहते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में भी मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, टर्म्स की संख्या को काउंट करते थे कि कितना टर्म है, क्योंकि मिडिल टर्म डिपेंड करता था नंबर ऑफ टर्म्स पर, कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो एक मिडिल टर्म होगा, ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो वहां 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट करता है। तो जैसे यहां आप देख पा रहे हैं कि अगर आपके पास टर्म की संख्या 5 है तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म मिडिल टर्म है। एग्जैक्टली इधर से 2 के बाद एक मिडिल टर्म मिल रहा है। लेकिन यही अगर टर्म की संख्या 6 हम कर दें, ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि मिडिल टर्म क्या है, तो आप इधर से 3 के बाद जाएंगे और इधर से 3 के बाद आएंगे तो बीच में आपको कोई टर्म ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि कोई मिडिल टर्म नहीं है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, वहां अगर मिडिल टर्म कैलकुलेट करना है तो वहां भी हम लोग मिडिल टर्म कैलकुलेट करते हैं और इस दोनों टर्म को एक साथ मिडिल टर्म बोलते हैं। मींस इधर से 2 टर्म के बाद और इधर से 2 टर्म के बाद देखते हैं तो 2 वैल्यू मिडिल में हमको मिलता है और इन्हीं दोनों टर्म्स को हम मिडिल टर्म कहते हैं। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते थे, तो कैलकुलेशन का बहुत आसान तरीका था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारा, ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो उस केस में आप देख रहे हैं कि एक मिडिल टर्म मिलता है। उस मिडिल टर्म का नंबर क्या है, तो उसके लिए भी आपने पढ़ा हुआ है कि n प्लस 1 बाई 2th, ठीक है। जितना भी टर्म है उसमें 1 ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। जैसे यहां 5 टर्म है तो 5 प्लस 1 बाई 2 6 बाई 2 मीन्स थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा। तो यहां दिख रहा है कि थर्ड टर्म हमारा मिडिल टर्म है। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म इवन होता था तो यहां मिडिल टर्म का कैलकुलेशन करने के लिए मिडिल टर्म 2 वैल्यू मिडिल में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इस दोनों टर्म का नंबर हमको चाहिए। तो इस दोनों टर्म का नंबर मिलता कैसे था, तो एक तो सीधा n बाई 2th, ठीक है, n बाई 2th कर दिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 है तो 6 बाई 2 यानी थर्ड टर्म मिडिल टर्म हो गया। और दूसरा जो मिडिल टर्म है वो उसी का नेक्स्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, नेक्स्ट के लिए n बाई 2 प्लस 1th टर्म कर देते थे, ठीक है। मीन्स अगर सिंपल ऑब्जर्वेशन जैसे स्टैटिस्टिक्स में आप काम करते थे तो वहां मिडिल टर्म कैलकुलेट करने के लिए अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मिडिल टर्म
नंबर कौन सा होता है, तो n प्लस वन बाई टूएथ टर्म मिडिल टर्म होता है। और अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो दो मिडिल टर्म मिलता है, पहला n बाई टूएथ और दूसरा n बाई टू प्लस वंथ। लेकिन जब हम बात करेंगे बाइनोमियल की, कि बाइनोमियल का हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं x प्लस वाई टू द पावर n का, तो यहां हमको पता है कि x प्लस वाई टू द पावर n के एक्सपेंशन में हमको टर्म कितना मिलेगा, तो टर्म मिलेगा n प्लस वन, यानी जितना इसका पावर होगा उससे एक ज्यादा टर्म मिलेगा। तो अगर आपका n का वैल्यू इवन हुआ, ठीक है, अगर आपके n का वैल्यू इवन हुआ तो उस केस में आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिलेगा, n प्लस वन। x प्लस वाई टू द पावर n का अगर एक्सपेंशन करना है तो इसके एक्सपेंशन में टर्म कितना मिलेगा, n प्लस वन। और n अगर इवन है तो n प्लस वन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आप कंपेयर करेंगे तो आपको उल्टा दिखेगा, क्योंकि यहां एक्चुअल नंबर ऑफ टर्म आपके पास होता था, एक्चुअल नंबर ऑफ टर्म n होता था, n या तो ऑड होगा नहीं तो इवन होगा। n अगर सीधा ऑड हुआ तो मिडिल टर्म n प्लस वन बाई टू एथ, n अगर इवन हुआ तो n बाई टू एथ और n बाई टू प्लस वन हो जाता था मिडिल टर्म। लेकिन बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या है कि अगर x प्लस वाई टू द पावर n दिया हुआ है और n अगर इवन होगा तो इसके एक्सपेंशन में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, तो नंबर ऑफ टर्म आएगा n प्लस वन। तो n अगर इवन है तो n प्लस वन ऑड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म जब ऑड होता है तो मिडिल टर्म के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो यहां तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन हो जाएगा, तो मिडिल टर्म के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एथ। तो यह आपको आ जाएगा n प्लस टू बाई टू एथ टर्म, n प्लस टू बाई टू एथ टर्म, ठीक है। जैसे अगर आप x प्लस वाई का पावर 4 लेते हैं, ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन में आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो इसके एक्सपेंशन में आपको 5 टर्म मिलने वाला है। और अगर 5 टर्म आपको मिला है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो 5 प्लस वन बाई टू एथ। आ गई बात समझ में। लेकिन अगर x प्लस वाई टू द पावर n में, अगर x प्लस वाई टू द पावर n में आपको n का वैल्यू क्या मिलता है, ऑड मिलता है, तो इसके एक्सपेंशन में जो n प्लस वन टर्म बनेगा, इस n प्लस वन का वैल्यू इवन हो जाएगा। तो n प्लस वन का वैल्यू अगर इवन हो गया तो आपको दो मिडिल टर्म मिलेगा, एक तो टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई टू, यानी सीधा n प्लस वन बाई टू एथ, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, यानी n प्लस वन बाई टू एथ, n प्लस वन बाई टू प्लस वन, ठीक है। तो यहां से आपको मिडिल टर्म का जो नंबर मिलेगा वह मिलेगा n प्लस वन बाई टू एथ एंड n प्लस थ्री बाई टू एथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंपेयर करके याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अगर सिंपली हमको नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है n, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है n, तो n अगर ऑड होता है तो एक मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म का नंबर होता है n प्लस वन बाई टू एथ, और टोटल नंबर ऑफ टर्म है n का वैल्यू है इवन, तो दो मिडिल टर्म n बाई टू एथ और n बाई टू प्लस वन। लेकिन अगर x प्लस वाई टू द पावर n में n इवन है, ठीक है, तो उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा ऑड, तो उस केस में आपको एक ही मिडिल टर्म मिलेगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्म होगा ऑड तो एक मिडिल टर्म मिलेगा, तो एक मिडिल टर्म क्या हो जाएगा आपका, फिर से सेम n प्लस वन बाई टू एथ। लेकिन अब की बार n जो है इस n से कंपेयर करें तो ये n प्लस वन हो चुका है। अगर बाइनोमियल का पावर है, अगर बाइनोमियल का पावर है n, बाइनोमियल का पावर है n, ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म मिलेगा वह क्या मिलेगा, n प्लस वन, जिसका वैल्यू बनेगा ऑड। तो मिडिल टर्म काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास पहले से 4 प्लस वन है और इसमें 1 जोड़ेंगे और तब करेंगे डिवाइडेड बाई टू। और उसी तरीके से अगर x प्लस वाई टू द पावर n में n ऑड है तो इसके एक्सपेंशन में आपको n प्लस वन टर्म मिलेगा, इस n प्लस वन का वैल्यू बन जाएगा इवन,
तो आपको दो मिडिल टर्म मिलेगा, ठीक है। एक तो सीधा टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2th और दूसरा टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो आपको आ जाएगा n + 1/2th और n + 3/2th। तो अब की बार आपको क्या करना है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको मिडिल टर्म नंबर चाहिए, तो आप याद रखेंगे कि अगर x + y⁴ में n इवन है तो एक मिडिल टर्म मिलेगा, उस मिडिल टर्म का नंबर क्या होगा, तो n + 2/2th, और अगर x + y⁴ में n ऑड है तो उसके एक्सपेंशन में आपको n + 1 टर्म मिलेगा, इस n + 1 का वैल्यू होगा इवन, तो दो मिडिल टर्म आपको मिलेगा, ठीक है। वह दो मिडिल टर्म क्या होगा, तो एक सीधा n + 1/2th और दूसरा n + 3/2th। तो अगर हम किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का नंबर पता कर लिए तो हम मिडिल टर्म डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही यहां पर बताया कि इन x + y⁴n, जो बात हम वहां आपको समझाए हैं वही यहां लिखे हैं कि इन x + y⁴n इफ n इज इवन, अगर n क्या है, इवन है, देन देयर एग्जिस्ट वन मिडिल टर्म, ठीक है। n अगर बाइनोमियल का पावर n है और यह n अगर इवन है तो उसके एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म ऑड हो जाएगा, तो एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड होता है तो एक मिडिल टर्म मिलता है, और वह मिडिल टर्म क्या होगा, n + 2/2th। और उसी तरीके से इफ in x + y⁴n if n is odd then there exist two middle terms which are n + 1/2th and n + 3/2th। तो बहुत आसान है, लेकिन इसको याद रखना है, ठीक है, कि हम अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म निकाल रहे हैं तो हम बाइनोमियल के पावर को देखकर मिडिल टर्म का नंबर फाइंड करेंगे, कि बाइनोमियल का पावर अगर इवन है तो एक मिडिल टर्म का नंबर क्या होगा, n + 2/2th, और अगर बाइनोमियल का पावर n ऑड है तो उसके एक्सपेंशन में आपको दो मिडिल टर्म मिलेगा, कौन कौन सा होगा वह, तो n + 1/2th एंड n + 3/2th। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो अब यह जो मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, ठीक है, इसके आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का डिस्कशन हम करेंगे। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके साथ तीन बातों का डिस्कशन हमारा होगा। एक तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, और तीसरा होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो आप कहिएगा कि यह बाइनोमियल कोफिशिएंट और टर्म में क्या अंतर है, तो हम आपको एक एक्सपेंशन करके दिखाते हैं आपको यहां, कि जैसे 2a जैसे ax + by का पावर है n, ठीक है, ax + by टू द पावर है n। तो इसमें कोई सा भी टर्म अगर हम निकालते हैं, जैसे r + 1th टर्म निकालते हैं, हमारा जनरल टर्म है, तो इसके एक्सपेंशन में अगर हम r + 1th टर्म निकालेंगे, tr + 1, ठीक है, तो tr + 1 क्या होगा, तो यह होगा ncr ax टू द पावर n - r by टू द पावर r, ठीक है, ncr ax टू द पावर n - r by टू द पावर r। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा ncr, ठीक है, यह a और b कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जैसे 2x + 3y रहता ऐसा कुछ, तो a b यहां डाल दिए हैं, तो यह a और b हमारा कांस्टेंट है और ncr भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो कांस्टेंट वैल्यूज को एक साथ हम छांट लेते हैं, तो ncr a टू द पावर n - r, यहां से b टू द पावर r, ठीक है, यह हो गया हमारा कांस्टेंट, और वेरिएबल आएगा x टू द पावर n - r y टू द पावर r, यह दोनों हमारा वेरिएबल है। तो अगर इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में यह हमारा कोई सा भी जनरल टर्म है r + 1th टर्म, ठीक है, तो अब यहां हमको समझना है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है और टर्म क्या है। तो r + 1th यह कोई सा भी जो टर्म है, इसमें यह जो वैल्यू है आपका ncr,
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, एनसीआर का जो वैल्यू होगा वह कहा जाएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट। जबकि एनसीआर के साथ अगर इन दोनों कांस्टेंट्स को भी मल्टीप्लाई कर दें तो यह पूरा जो वैल्यू हमारा बनेगा, लिखते भी चलते हैं एक एक करके। एनसीआर हमारा क्या है? ये जो एनसीआर है इसको हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद यह पूरा हमारा टर्म बनेगा एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, यह कहा जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो गुना में है वह सारा का सारा कहा जाएगा कोफिशिएंट। और यह जो पूरा हमारा बनेगा इन वेरिएबल के साथ, यह कहा जाएगा टर्म, आर प्लस वंथ टर्म। ठीक है, आर प्लस वंथ टर्म का एनसीआर क्या हुआ? बाइनोमियल कोफिशिएंट हुआ। एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर क्या हुआ? तो कोफिशिएंट हुआ। और एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर, यह क्या हो गया? आर प्लस वंथ पूरा का पूरा टर्म हो गया। तो हम लोगों को चर्चा करनी है किस चीज की? कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की। ठीक है, कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा क्या? इसमें तीन है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एंड टर्म। तो हम लोग देखते हैं, आते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के ऊपर। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए हम छोटा सा अगर एग्जांपल लें आपके साथ, कि हम x प्लस वाई का होल क्यूब लिखते हैं। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब अगर लिखते हैं तो क्या होगा? तो यह होगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। जिसमें यह जो 3 यहां लिखा हुआ है यह एक्चुअली बाइनोमियल कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको हम NC0 x टू द पावर 3 प्लस सॉरी 3 है n का वैल्यू, तो 3C0 लिखिए। इसको अगर हम लिखें 3C0 x टू द पावर 3 3C1 x टू द पावर 2y 3C2 x टू द पावर 1 y टू द पावर 2 और यहां हो जाएगा 3C3 y टू द पावर 3। तो यह बाइनोमियल कोफिशिएंट है हमारा। ठीक है, इस दोनों का वैल्यू देख रहे हैं इक्वल है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो मैक्सिमम होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो हमेशा मिडिल में एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक और एग्जांपल आपको देखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहां 1 प्लस 2x टू द पावर 4 कर देते हैं, 1 प्लस 2x टू द पावर 4, तो इसमें क्या होगा? तो यह हो जाएगा 4C0 2x टू द पावर 4। ठीक है, प्लस 4C0 1 का पावर 4 2x का पावर 0, तो ये सीधा 4C0 होगा। ठीक है, 4C0 होगा, फिर प्लस 4C1 2x 4C2 2x का स्क्वायर। ठीक है, 4C3 2x क्यूब 4C4 2x का पावर 4। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो यह आएगा 1 प्लस 4 इंटू 2x प्लस 4C2 हो जाएगा 6 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 4C3 फिर से 4C1 के बराबर होगा 4 इंटू 8x क्यूब अब प्लस 4C4 फिर 1 हो जाएगा 1 इंटू 16x टू द पावर 4। तो
यह आ गया 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर प्लस 32x क्यूब प्लस 16x टू द पावर 4। तो आप यहां ध्यान से देखिए कि बाइनोमियल कॉफिशिएंट और कॉफिशिएंट का ऑब्जर्वेशन कीजिए कि बाइनोमियल कॉफिशिएंट मैक्सिमम कहां है और कॉफिशिएंट मैक्सिमम कहां आ रहा है। तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट 4C0 है, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, यह सब बाइनोमियल कॉफिशिएंट है। तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट का वैल्यू यहां 1 है, यहां 4 है, यहां 6 है, यहां 4 है, यहां 1 है। मींस बाइनोमियल कॉफिशिएंट की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहां मैक्सिमम आ रहा है, मिडिल में। सिर्फ बाइनोमियल कॉफिशिएंट पर ध्यान देना है, मतलब एनसीआर वाले वैल्यू पर ध्यान देना है। तो अगर 1 प्लस 2x टू द पावर 4 का भी एक्सपांशन किए तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट मैक्सिमम कहां आ रहा है, तो मिडिल में आ रहा है। ठीक है, तीसरे टर्म का जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट है, बाइनोमियल का पावर 4 है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो तीसरा टर्म होगा। ठीक है, अगर बाइनोमियल का पावर इवन होता है, ठीक है, तो एक मिडिल टर्म होता है n प्लस 2/2th। तो बाइनोमियल का पावर 4 है तो 4 प्लस 2/2th यानी 6/2th थर्ड टर्म मिडिल टर्म है। तो थर्ड टर्म का आपको बाइनोमियल कॉफिशिएंट मैक्सिमम दिख रहा है। लेकिन अगर कॉफिशिएंट की बात करें तो कॉफिशिएंट मैक्सिमम किसका दिख रहा है, फोर्थ टर्म का। ठीक है, तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट की जब हम बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट मिडिल टर्म का ही होता है। अगर मिडिल में एक टर्म होगा तो उसका बाइनोमियल कॉफिशिएंट मैक्सिमम होगा, या मिडिल में अगर दो टर्म है तो दोनों टर्म का बाइनोमियल कॉफिशिएंट इक्वल ही होता है, लेकिन मैक्सिमम वही होगा बाइनोमियल कॉफिशिएंट। लेकिन कॉफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं तो कॉफिशिएंट हमेशा मिडिल टर्म का ही मैक्सिमम हो, यह जरूरी नहीं है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि इस एग्जांपल में 1 प्लस 2x टू द पावर 4 में कॉफिशिएंट मैक्सिमम किसका आ रहा है, चौथे टर्म का आ रहा है। तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट निकालने के लिए आपको कहता है तो सीधा मिडिल टर्म का नंबर निकालिए और उसका बाइनोमियल कॉफिशिएंट निकाल दीजिए, वही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा। लेकिन ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट और ग्रेटेस्ट टर्म कैसे कैलकुलेट किया जाए, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट और ग्रेटेस्ट टर्म कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक और ऑब्जर्व करना चाहते हैं इसको, कि जैसे यहां पर x प्लस वाई टू द पावर 3 है तो इसमें कॉफिशिएंट का वैल्यू किस तरीके से बढ़ा है। तो पहले छोटा था 3C0, ठीक है, फिर बड़ा हुआ 3C1, 3C2 और फिर जाके बाद में घट गया। ठीक है, यहां भी क्या था कि कॉफिशिएंट अगर हम देख रहे हैं तो पहले छोटा था, ठीक है, फिर बड़ा होता गया, फिर आगे जाकर छोटा हो गया। या कई बार क्या होगा कि बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि लास्ट टर्म का ही कॉफिशिएंट सबसे बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यह बात नहीं होगी कि किसी का कॉफिशिएंट बड़ा हो गया अचानक से, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता है। बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो है वह यूनिफॉर्म होगा, या तो छोटा से बड़ा की तरफ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा फिर छोटा होगा, मतलब एक ही जगह पर वह मैक्सिमम होगा। तो आप देख पाएंगे कि अगर बाइनोमियल कॉफिशिएंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं पर जाकर बड़ा होगा एक ही जगह, फिर उसके दोनों तरफ जितने भी बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स होंगे वो सब छोटे होंगे। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिस टर्म का बाइनोमियल कॉफिशिएंट मैक्सिमम होगा उसके पहले वाले टर्म का कॉफिशिएंट भी उससे छोटा होगा और उसके बाद वाले टर्म का कॉफिशिएंट भी उससे छोटा होगा। तो इसी बात को पकड़कर हम लोग यह पता करने का कोशिश करते हैं कि किस टर्म का बाइनोमियल कॉफिशिएंट मैक्सिमम होगा। तो किसी भी एक्सपेंशन में हमको अगर नहीं पता है कि किस टर्म का बाइनोमियल कॉफिशिएंट मैक्सिमम है तो हम मान लेते हैं कि r प्लस 1th टर्म का बाइनोमियल कॉफिशिएंट मैक्सिमम है। लेकिन r प्लस 1th टर्म पर रिस्ट्रिक्शन क्या होगा कि अगर r प्लस 1th टर्म का कॉफिशिएंट मैक्सिमम है या r प्लस 1th टर्म का अगर x का वैल्यू दिया हो तो टर्म भी पूछ सकता है कि r प्लस 1th टर्म का वैल्यू सबसे बड़ा है, तो जिस टर्म का r प्लस 1th टर्म का अगर वैल्यू सबसे बड़ा है तो वह अपने पहले वाले से यानी rth टर्म से भी बड़ा होगा और अपने बाद वाले टर्म से भी बड़ा होगा।
अगर हम मान रहे हैं कि r प्लस 1th टर्म का वैल्यू सबसे बड़ा है, कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, पर हम टर्म का कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोफिशिएंट का अपने हो जाएगा। हम अगर एज्यूम करते हैं कि r प्लस 1th टर्म का वैल्यू सबसे बड़ा है, तो यह कब सबसे बड़ा कहा जाएगा? जब यह अपने पहले वाले से भी बड़ा हो, ठीक है, और अपने बाद वाले से भी बड़ा हो। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमको यही रिस्ट्रिक्शन रखना होगा कि हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारा r प्लस 1th टर्म सबसे बड़ा है, ठीक है। तो r प्लस 1th टर्म अगर सबसे बड़ा है तो r प्लस 1th टर्म rth टर्म से भी बड़ा है और r प्लस 2th टर्म से भी बड़ा है। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करके रख लिया जाए ताकि हम सीधे किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में पता कर सकें कि किस टर्म का वैल्यू सबसे बड़ा है। तो इसीलिए यहां पर हेडिंग बनाए थे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ही हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मतलब टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू किसका सबसे बड़ा होगा, ठीक है, प्लस माइनस से इंडिपेंडेंट। मान लीजिए कि अगर x माइनस वाई टू द पावर n का फॉर्म है तो उसमें माइनस जहां आएगा उसको हम मेंशन नहीं करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है टर्म का वो सबसे बड़ा हम फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन x प्लस वाई टू द पावर n, हम x प्लस वाई टू द पावर n में क्या चाहते हैं? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना। तो हम मान लेते हैं कि लेट r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म इज न्यूमेरिकली, r प्लस 1th टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो r प्लस 1th टर्म अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा तो क्या होगा? तो r प्लस 1th टर्म जो होगा यह बड़ा या बराबर भी हो सकता है, ठीक है। किसी केस में मान लीजिए कि दो टर्म इक्वल वैल्यू का भी हो सकता है, तो टी आर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर प्लस 2, ठीक है। तो अब एक एक करके यहां पर दो इनइक्वलिटी है, एक टी आर प्लस 1 ग्रेटर देन टी आर और दूसरा है टी आर प्लस 1 ग्रेटर देन टी आर प्लस 2। तो हम पहला से शुरू करते हैं। पहला इनइक्वलिटी हम लेते हैं कि टी आर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर। तो टी आर प्लस 1 एक्स प्लस वाई टू द पावर n में टी आर प्लस 1 क्या होगा? तो टी आर प्लस 1 होता है एनसीआर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r, और टी आर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा एन सी आर माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस आर माइनस टी आर अगर है तो इसको हम टी आर माइनस 1 प्लस 1 स्मॉलर देन इक्वल टू टी आर प्लस 1, ठीक है। इसको भी आर प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिए, तो यह हो जाएगा एन सी आर माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस आर माइनस 1 वाई टू द पावर आर माइनस 1, ठीक है। आर की जगह क्या है यहां? आर माइनस 1 स्मॉलर देन इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर आर। लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की, इसलिए इसके ऊपर मॉड लगा देते हैं, ठीक है। यानी यहां भी मॉड लगा दीजिए।
तो यहां भी मॉड लगेगा, यहां भी मॉड लगेगा। ठीक है, अब यहां आप इसको देखिए, कैलकुलेट करना है अगर हमको, तो यहां पर x का पावर क्या है, n माइनस आर प्लस 1, और यहां पर x का पावर है n माइनस आर। ठीक है, तो अगर x टू द पावर n माइनस आर से डिवाइड कीजिएगा, यहां एक बार लिखिए, मॉड क्या आ गया, एन सी आर माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस आर प्लस 1 y टू द पावर r माइनस 1 स्मॉलर देन इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर y टू द पावर r। तो यहां x का पावर एक ज्यादा है और यहां y का पावर एक ज्यादा है। x का पावर यहां n माइनस आर प्लस 1 है, यहां n माइनस आर है, तो इससे अगर यहां डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक x बचेगा। x टू द पावर, अगर x टू द पावर n माइनस आर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे हम x टू द पावर n माइनस आर से, तो क्या आएगा, x टू द पावर n माइनस आर प्लस 1 माइनस n प्लस आर, तो आर आर कैंसिल, एन एन कैंसिल, तो x एक बच जाएगा। और उसी तरीके से y टू द पावर r माइनस 1 से यहां डिवाइड करेंगे तो यहां एक y बचेगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं मॉड एन सी आर माइनस 1 एक्स। ठीक है, x बचेगा यहां, y स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड एन सी आर यहां आएगा y। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि x और y वाले को एक साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो यहां हम ले आते हैं मॉड y को, यहां ले आते हैं, तो मॉड y को अगर यहां ले आएंगे और ई एनसीआर माइनस 1 को यहां ले जाते हैं, तो मॉड x बाई y इज इक्वल टू क्या आएगा, तो मॉड आएगा एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 1। ठीक है, अब यहां मॉड का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीआर का जो वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, उसी तरह से एनसीआर माइनस 1 का वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो वहां से मॉड हटा देते हैं, तो मॉड एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एनसीआर हो जाएगा कितना, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1, सॉरी फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा यह, तो मॉड एक्स बाई वाई। ठीक है, अब यह डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, इससे तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो यह आपको आ जाएगा आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल और इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए यहां n माइनस आर फैक्टोरियल है, यहां n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो यहां से अगर n माइनस आर, इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहां r माइनस 1 फैक्टोरियल है, यहां r फैक्टोरियल है, तो क्या लिख सकते हैं, तो इससे इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो सिर्फ r आएगा, और इससे इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो सिर्फ n माइनस आर प्लस 1 आपको आएगा, क्योंकि n माइनस आर प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा मॉड एक्स बाई वाई स्मॉलर देन इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 बाई आर। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहां से मॉड एक्स बाई वाई स्मॉलर देन इक्वल टू n प्लस 1 माइनस आर बाई आर लिख सकते हैं, तो यहां से मॉड एक्स बाई वाई स्मॉलर देन इक्वल टू n प्लस 1 बाई आर माइनस 1, इस 1 को इधर ले आइए, तो 1 प्लस मॉड एक्स बाई वाई
स्मॉलर देन इक्वल टू n प्लस 1 बाई आर। आपको r निकालना है क्योंकि आपने r प्लस 1th टर्म माना हुआ है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। तो अगर आपको r निकालना है तो इस पूरे वैल्यू को क्या करना होगा, नीचे ले जाना होगा, r को यहां ले आइए। ठीक है, तो r चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, इनइक्वालिटी हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन r पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए इससे मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन इक्वेशन की पोलरिटी रिवर्स वगैरह होने का कोई चांस नहीं है। तो सीधा r यहां लाएंगे तो r स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1 बाई 1 प्लस मॉड x बाई y। ठीक है, मींस आपको एक इनइक्वालिटी जब आपने सॉल्व किया तो आपको पता चला कि r का वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, तो n प्लस 1 बाई 1 प्लस मॉड x बाई y से छोटा होना चाहिए। यह तो पहली इनइक्वालिटी थी। ठीक है, यह हमने पहली इनइक्वालिटी tr स्मॉलर देन इक्वल टू मॉड tr स्मॉलर देन इक्वल टू मॉड tr प्लस 1 को सॉल्व करके लाए हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें, दूसरे वाले को सॉल्व करें, ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसको फर्स्ट करके रख लीजिए, अगर इस दूसरे वाले को सॉल्व करें तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हमारा हो जाएगा मॉड tr प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड tr प्लस 2। जिस तरीके से उसको सॉल्व किए हैं सेम उसी तरीके से सॉल्व आप इसको भी कीजिएगा। तो यहां पर आपको आएगा r ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 1 प्लस मॉड x बाई y माइनस 1, ऐसा आएगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या आ गया, तो अगर हम इस दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, अगर हम इस दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम क्या कह सकते हैं कि r का वैल्यू n प्लस 1 बाई 1 प्लस मॉड x बाई y माइनस 1 से बड़ा होगा r, और n प्लस 1 बाई 1 प्लस मॉड x बाई y से छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप r कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अब यह जो एक्सप्रेशन आया, यह जो आपको r का वैल्यू देगा, r के इसी वैल्यू के लिए जो टर्म मिलेगा उसका वैल्यू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, जब टर्म का वैल्यू की बात हम करते हैं तो टर्म के वैल्यू में x और y का भी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको देगा, अगर ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए देगा तो उसमें x और y का वैल्यू भी देगा, मींस वेरिएबल का वैल्यू भी देगा। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालना है, तो आपको उसमें क्या करना है कि जो वेरिएबल है उसका वैल्यू खुद से 1 ले लेना है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को, यह एक्सप्रेशन अगर आप याद रख पाते हैं तो आसान है। इसको बुक्स वगैरह में और इजी बनाने के लिए इस तरीके से लिख लेता है कि लेट n प्लस 1 बाई 1 प्लस मॉड x बाई y इज इक्वल टू समथिंग m। तो यह इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, m माइनस 1 स्मॉलर देन इक्वल टू r स्मॉलर देन इक्वल टू m। ठीक है, लेकिन यहां भी आपको m का वैल्यू तो याद रखना ही पड़ेगा कि n प्लस 1 बाई 1 प्लस मॉड x बाई y होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 चीज डिस्कस किया कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसका होगा, तो वह तो मिडिल टर्म का होगा। जब भी आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछे तो मिडिल टर्म का नंबर पता कीजिए और मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर दीजिए, मींस एनसीआर वाला टर्म कैलकुलेट कर दीजिए, तो वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गया। लेकिन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट पूछेगा तो उसके लिए हमको r का वैल्यू इस फॉर्मूला से पता करना होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से जो r का वैल्यू हमको मिलेगा उसके लिए हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल सकते हैं और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। अगर वेरिएबल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछ रहा होगा तो आपको वेरिएबल का वहां वैल्यू दिया होगा, वेरिएबल का जो वैल्यू दिया होगा वही वहां प्लेस करना होगा। लेकिन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट अगर पूछ रहा होगा, ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना है कि जो वेरिएबल का वैल्यू है वह हम 1 रखेंगे। तो आइए इसको एग्जांपल से हम समझ लें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है,
जैसे कह रहा है कि फाइंड लार्जेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, फाइंड लार्जेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ। तो लार्जेस्ट टर्म कौन सा होगा? तो इसके लिए तो हमको पहले आर का कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो आर के कैलकुलेशन के लिए अब पूरा एजम्पशन हमको करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम देख रहे हैं कि हमारा बाइनोमियल क्या है, तो 3a प्लस 2x टू द पावर 50, मतलब x की जगह 3 है, y की जगह कितना है 2x है। तो हम सबसे पहले यह पता करें कि कौन सा टर्म, अच्छा इसमें चूंकि टर्म का कैलकुलेशन है इसलिए x का भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, x का वैल्यू दिया हुआ है। जब भी टर्म पूछेगा, जैसे यहां कहा कि लार्जेस्ट टर्म, तो वेरिएबल का वैल्यू आपको देगा कि x के इस वैल्यू के लिए इस एक्सपेंशन का लार्जेस्ट टर्म बताइए। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले m कैलकुलेट कर लेंगे। तो m इज इक्वल टू क्या है, सीधा वी हैव m इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 1 प्लस मॉड x बाई y। तो n हमारा देख रहे हैं 50 है, तो 50 प्लस 1 बाई 1 प्लस मॉड, अब x का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, और y का वैल्यू क्या है 2x है, तो y का वैल्यू यहां रखेंगे 2x, लेकिन x का वैल्यू भी दिया हुआ है तो उसको भी अगले स्टेप में पुट कर दीजिए। तो 51 बाई 1 प्लस मॉड 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 5, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो मॉड का कोई जरूरत नहीं है यहां। तो यह हो गया 51 बाई 1 प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा यह 2 बाई 5, तो यह हो जाएगा 15 बाई 2। तो पूरा अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो यह आपको आ जाएगा, यह आपको आ जाएगा 51, यह हो जाएगा 17 बाई 2, तो 2 बाई 17, ठीक है, 2 बाई 17 आ गया, मतलब m का वैल्यू आपको आ गया 6, ठीक है। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 3 प्लस 2x टू द पावर है 50, तो n का वैल्यू आपका 50 है, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2x है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड x बाई y, तो 50 प्लस 1 प्लस 3 बाई 2x, ठीक है। x का वैल्यू दिया हुआ है तो x का वैल्यू 1 बाई 5 रख दिए, ठीक है। तो यह, हां, तो 3 बाई 2 बाई 5 पहले हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 बाई 2 हो गया, 1 प्लस 15 बाई 2, यानी m का वैल्यू आपको आ गया 6। तो m का वैल्यू अगर 6 आ गया तो अब आपका r क्या हो जाएगा, देयरफॉर m माइनस 1 स्मॉलर देन इक्वल टू r स्मॉलर देन इक्वल टू m, देन 5 स्मॉलर देन इक्वल टू r स्मॉलर देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो r का वैल्यू इस केस में आप क्या लेंगे, r का वैल्यू यहां पर अगर आपको आया है 5 से बड़ा और 6 से छोटा, लेकिन इक्वलिटी भी है, मतलब दो टर्म, ठीक है, दो टर्म जो है, दो टर्म क्या होगा, तो चूंकि r का वैल्यू आपको 5 और 6 आया है तो टर्म आप मानते हैं उसमें r प्लस 1, तो आपको 6th टर्म, ठीक है, और 6 प्लस 1 7th टर्म, ठीक है, यह दोनों टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। 6th टर्म और 7th टर्म दोनों आपका क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। देयरफॉर 6th टर्म एंड 7th टर्म आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। 6th टर्म एंड 7th टर्म आर क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। तो आप जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है उससे दोनों का सेम ही वैल्यू होगा, तो कोई एक निकाल दीजिए, T6 निकाल दीजिए, ठीक है, टर्म नंबर 6 निकाल दीजिए, x का वैल्यू दिया ही है उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, लार्जेस्ट टर्म मिल जाएगा। यह तो लार्जेस्ट टर्म नंबर है, लेकिन यहां से आपको क्या पूछ रहा है, ठीक है। हम और भी अगर
इसमें दो क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, जैसे लार्जेस्ट टर्म नंबर, तो लार्जेस्ट टर्म नंबर तो यह मिल गया 6th एंड 7th, और अगर वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट टर्म हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 6th या 7th टर्म का टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, तो वह हमारा क्या हो गया, वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट टर्म हो गया। ठीक है, अब यहां एक और क्वेश्चन है, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या है, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। जैसे पिछला में क्या था, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का वैल्यू भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो हम एक बार निकाल ही देते हैं, जगह है हमारे पास। जैसे हमको पता चला कि 6th टर्म और 7th टर्म क्या है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो हम निकाल लेते हैं, हम यहां निकाल देते हैं T6। एक्सपेंशन क्या था, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लीजिए, 3 + 2x टू द पावर 50 है, इसमें हमको निकालना है T6 मींस T5 + 1, तो यह हो जाएगा 50C5। ठीक है, 50C5 3 टू द पावर 50 - 5, 50 - 5 और 2x टू द पावर, तो x का वैल्यू दिया हुआ है 1/5, तो 2 × 1/5 का पावर 5। ठीक है, तो यह हो गया आपका 50C5 3 टू द पावर 45 और 2/5 का पावर 2/5 का पावर हो जाएगा 5। ठीक है, तो 2/5 का पावर 5, 50C5 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 × 49 × 48 × 47 × कितना हुआ 3, 47 × 46, दिस डिवाइडेड बाय 5 × 4 × 3 × 2 और 3 टू द पावर 45, तो बहुत बड़ा वैल्यू आने वाला है, 3 टू द पावर 45 और 2/5 का पावर 5, तो यह आएगा 2 टू द पावर 5/5 टू द पावर 5, कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो लेंदी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करने पर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ 3x - 2 टू द पावर 21। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट पता करना है, तो इसमें एक चीज हमको समझना है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट अगर कह रहा है तो हमको क्या करना है, वेरिएबल का वैल्यू ले लेना है, वेरिएबल का वैल्यू 1 लेना है। ठीक है, तो हम यहां भी क्या करेंगे, m का कैलकुलेशन करेंगे, m = n + 1/1 + mod x/y, तो यह हो जाएगा n अब की बार 21 है, तो 21 + 21 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + mod x हमारा क्या है, तो 3x है, और y क्या है, तो 2 है, -2 है, तो मॉड लगा हुआ है तो 2 से काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, हमने x + y टू द पावर n में निकालना था, तो 3x + -2, तो यहां -2 हम एक बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से क्या बन जाएगा, तो 22/1 + mod 3x/2। ठीक है, अब चूंकि यहां पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट की बात कर रहा है, इसलिए वेरिएबल का वैल्यू नहीं देगा, वेरिएबल का वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो 22/1 + 3 × 1/2। ठीक है, तो यह आ गया 22/1 + 3/2, तो यह हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 44 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब 8.8, तो m का वैल्यू अगर आपका आ गया 8.8, देयरफॉर क्या हो गया, r क्या हो जाएगा, तो r m - 1 यानी 8.8 - 1 स्मॉलर देन इक्वल टू r,
स्मॉलर देन इक्वल टू 8.8, तो यहां से आपको आएगा 7.8 स्मॉलर देन इक्वल टू आर, स्मॉलर देन इक्वल टू 8.8। ठीक है, तो यहां से आपका आर का एक सिंगल वैल्यू आएगा, वह क्या होगा 8। ठीक है, आर का वैल्यू अगर 7.8 से बड़ा और 8.8 से छोटा, तो आर क्या है, टर्म नंबर का वैल्यू है, तो इंटीग्रल वैल्यू होगा यह। तो इस दोनों के बीच इंटीग्रल वैल्यू क्या बन रहा है, 8। तो अब अगर हम एर्थ टर्म का कोफिशिएंट निकालें, तो एर्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। तो हम सीधा क्या निकालेंगे, आर का वैल्यू आया है 8, तो आर प्लस 1th टर्म हमारा ग्रेटेस्ट होता है। हमारा जो एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग आर प्लस 1th टर्म हम लिए थे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, तो आर का वैल्यू 8 आया, मतलब 8 + 1 यानी 9th टर्म हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट देगा। यहीं पर थोड़ा जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम निकालेंगे t 8 + 1, t 8 + 1, तो t 8 + 1 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 21c8। ठीक है, 21c8 3x टू द पावर 21 - 8 और -2 टू द पावर -8, तो यह आएगा आपको 21 c8 3 टू द पावर 21 - 8 कितना हो जाएगा, देख लीजिए 13, 3 टू द पावर 13 इंटू x टू द पावर 13 इंटू -2 का पावर 8 है, तो 2 टू द पावर हो जाएगा 8, तो यह हो जाएगा 21c8 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 13 इंटू x टू द पावर 13। तो आपको क्या चाहिए, कॉफिशिएंट चाहिए सिर्फ, तो कॉफिशिएंट तो आपका यह है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट में आपका आंसर यह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट का भी निकाल सकते हैं, और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट के लिए तो हमने बता ही दिया कि मिडिल टर्म का जो कॉफिशिएंट होता है वह न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होता है। तो आज यहीं तक। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वही करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।